नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और आज हम पेश करने वाले हैं देश विदेश की कुछ खास और अहम खबरें। और आज सबसे पहले हम बात करेंगे केंद्रीय मंत्रिमंडल की 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी वाली खुशखबरी वाली खबर। वहीं देखिए दिल्ली में क्लाउड सीडिंग का नजारा, वहीं बात होगी बिन मौसम बारिश की। तो वहीं चलते चलते बात करेंगे दूसरे चरण के SIR यानी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनर्निरीक्षण की। तो चलिए अब चलते हैं खबरों के विस्तार में। तो स्पेशल रिपोर्ट में पहली अहम रिपोर्ट की बात कर लेते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। सरकार ने जनवरी 2025 में 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन की घोषणा की थी। इसका काम केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतन और अन्य फायदों में जरूरी बदलावों की जांच करके सिफारिशें देना है। यह खास रिपोर्ट देखिए। पिछले वेतन आयोग कब बने? 5वां वेतन आयोग ये अप्रैल 1994 में गठित हुआ था। रिपोर्ट जनवरी 1997 में सरकार को सौंपी गई। सिफारिशें 1 जनवरी 1996 से ही लागू हो गई। पहले 51 पे स्केल थे, इन्हें घटाकर 34 कर दिया गया। छठा वेतन आयोग ये 20 अक्टूबर 2006 को स्थापित हुआ। रिपोर्ट मार्च 2008 में तैयार होकर सरकार के पास पहुंची। अगस्त 2008 में रिपोर्ट को मंजूरी मिली और सिफारिशें 1 जनवरी 2006 से लागू हुई। 7वां वेतन आयोग फरवरी 2014 में ये बना और मार्च 2014 तक टर्म्स ऑफ रेफरेंस फाइनल हो गए। रिपोर्ट नवंबर 2015 में सौंपी गई। जून 2016 में सरकार ने अप्रूव किया और सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू हो गई। केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी देकर कर्मचारियों की खुशियां बढ़ा दी। इससे 50 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनधारियों को फायदा होगा। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि आयोग अपनी सिफारिशें 18 महीनों में देगा। इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2006 से लागू होने की संभावना है। यह आयोग केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के वेतन और भत्तों की समीक्षा करेगा। आयोग में एक अध्यक्ष, एक आंचलिक पार्ट टाइम सदस्य और एक सदस्य सचिव शामिल होंगे। इस आयोग की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रंजन प्रकाश देसाई करेंगे। वहीं कैबिनेट मीटिंग में रबी सीजन के लिए खाद पर 37,952 करोड़ रुपए की सब्सिडी को भी मंजूरी दी गई। सरकार का कहना है कि इससे किसानों को सस्ती दरों पर उर्वरक उपलब्ध होंगे। 8वें वेतन आयोग में कितनी बढ़ सकती है सैलरी? बेसिक सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी? ये फिटमेंट फैक्टर और DA मर्जर पर निर्भर करता है। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, 8वें में ये 2.46 हो सकता है। हर वेतन आयोग में DA 0 से शुरू होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि नई बेसिक सैलरी पहले से ही महंगाई को ध्यान में रखकर बढ़ाई जाती है। इसके बाद DA फिर से धीरे धीरे बढ़ता है। अभी DA बेसिक पे का 55% है। DA के हटने से टोटल सैलरी बेसिक प्लस DA प्लस HRA में बढ़ोतरी थोड़ी कम दिख सकती है क्योंकि 55% DA का हिस्सा हट जाएगा। नए वेतन आयोग की कमेटी में कौन कौन? आपको बता दें कि एर्थ सेंट्रल पे कमीशन एक टेम्पररी बॉडी होगी। इसमें एक चेयरपर्सन, एक पार्ट टाइम मेंबर और एक मेंबर सेक्रेटरी शामिल होंगे। सरकार ने बताया कि TOR तैयार करने में मंत्रालयों, राज्यों और कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से कंसल्टेट किया गया है। नए पे कमीशन की कमेटी में जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई चेयरमैन होंगी। उनके साथ प्रोफेसर पुलक घोष और पंकज जैन शामिल किए गए। उम्मीद है कि इससे सैलरी स्ट्रक्चर और अलाउंसेस में सुधार होगा। कमीशन अपनी फाइनल रिपोर्ट 18 महीने में देगा। जरूरत होने पर एंट्रीम रिपोर्ट भी सबमिट की जा सकती है। रिपोर्ट में ये ध्यान रखा जाएगा कि देश की अर्थव्यवस्था पर दबाव ना बढ़े और सरकारी खर्च संतुलित रहे। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो स्पेशल रिपोर्ट में बात अगली अहम रिपोर्ट की। आखिरकार दिल्ली में क्लाउड सीडिंग का परीक्षण हो गया है। बुराड़ी और करोल बाग इलाके में विमान से क्लाउड सीडिंग कराई गई है। इस खास रिपोर्ट में देखिए। क्या है क्लाउड सीडिंग? क्लाउड सीडिंग एक मौसम संशोधन तकनीकी है जिसमें सबसे आम रसायन सिल्वर आयोडाइड है जो बर्फ क्रिस्टल बनाता है। पोटेशियम आयोडाइड ड्राई आइस है और लिक्विड प्रोपेन हवाई जहाज से छिड़का जाता है। इससे बादल में कृत्रिम वर्षा की प्रक्रिया तेज हो जाती है, लेकिन ज्यादा मात्रा में विषाक्त हो सकते हैं।
दिल्ली सरकार ने 7 मई को कैबिनेट की बैठक में इस परियोजना को 3.21 करोड़ रुपए की मंजूरी दी थी। आईआईटी कानपुर के साथ 25 सितंबर को एमओयू साइन किया गया। दिल्ली में क्लाउड सीडिंग का दूसरा ट्रायल किया गया है। बुराड़ी, नॉर्थ करोलबाग, मयूर विहार समेत अन्य कुछ इलाकों में क्लाउड सीडिंग की गई। यह प्रक्रिया करीब आधा घंटा चली। दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा, हमारा मानना है कि अगर हमारे ये ट्रायल्स कामयाब हुए तो आने वाले समय में एक लॉन्ग टर्म प्लान किया जाएगा। दूसरी ट्रायल क्लाउड सीडिंग की दिल्ली में की गई। ये क्लाउड सीडिंग सेस्ना एयरक्राफ्ट के माध्यम से आईआईटी कानपुर ने की। एयरक्राफ्ट मेरठ के तरफ से दिल्ली में एंटर किया, जिसमें खेखरा, बुरारी, नॉर्थ करोलबाग, मयूर विहार, सादकपुर और भोजपुर, इस इलाकों के अंदर क्लाउड सीडिंग की गई। क्लाउड सीडिंग में 8 फ्लेयर्स को यूज किया गया है। एक फ्लेयर लगभग 2 से 2.5 kg के आसपास है और एक फ्लेयर 2 से 2.5 मिनट तक ये चलती है। इस फ्लेयर से क्लाउड्स के अंदर जो कंटेंट, जो उसके अंदर कंटेंट है उसको छोड़ा गया। उस मिक्सचर से क्लाउड्स की जो अभी जानकारी आईआईटी कानपुर ने दी है वो 15 से 20% उसके अंदर ह्यूमिडिटी थी और ये तकरीबन प्रोसेस 1.5 घंटे के आसपास चला और इस दौरान एक फ्लेयर जो है वो 2 से 2.5 मिनट चला और 8 फ्लेयर ये टोटल चलाए गए हैं। तो 17-18 मिनट तक तो ये फ्लेयर छोड़े गए और दिल्ली के तक पहुंचने से कानपुर में 1.5 घंटे के आसपास इस प्रोसेस को लगा। अभी ये एयरक्राफ्ट मेरठ में लैंड किया है। ये दूसरी सॉर्टी के लिए और तीसरी ट्रायल के लिए भी आज ही शुरू करे गए। हमारा मकसद है कि हर ह्यूमिडिटी के से जानकारी लेने की कितनी भी ह्यूमिडिटी में कौन कौन सी बरसात हो सकती है। आपको बता दें कि बुराड़ी और करोलबाग इलाके में कानपुर से आए विमान ने क्लाउड सीडिंग की। अधिकारियों ने बताया कि बुराड़ी और करोलबाग इलाकों सहित दिल्ली के कुछ हिस्सों में क्लाउड सीडिंग का पहला परीक्षण किया गया। अब बारिश का इंतजार है। अधिकारियों के अनुसार विमान ने कानपुर से दिल्ली के लिए उड़ान भरी और यह परीक्षण किया। वायु प्रदूषण से निपटने के लिए कृत्रिम वर्षा कराने के उद्देश्य से यह परीक्षण किया गया। ये सर्दियों के महीनों में बिगड़ती वायु गुणवत्ता को कम करने के लिए दिल्ली सरकार की व्यापक रणनीति का हिस्सा है। आईआईटी कानपुर की टीम ने एक सेस्ना एयरक्राफ्ट के द्वारा दिल्ली के बिदूनी एरिया में क्लाउड सीडिंग करी है। ये एयरक्राफ्ट कल लगभग 2 बजे हमारे एयर स्ट्रिप से उड़ा और करीब 6 बजे तक वापस आ गया। बिदूनी एरिया में बहुत ज़्यादा क्लाउड्स नहीं थे, तो इसलिए पानी तो यद्यपि नहीं बरसा, लेकिन हमारे सारे जो सिस्टम्स थे वो सर्टिफाई हो गए, चेक हो गए। फ्लेयर्स भी अच्छे से काम किए, जिससे कि सॉल्ट मिक्सचर क्लाउड्स में ऊपर चला गया। अब इस एक्सपेरिमेंट के बाद अब हमें एक विश्वास है कि जब भी दिल्ली में अगली बार बादल होंगे जिनमें मॉइस्चर अच्छी मात्रा में होगा, तो हम अपनी सीडिंग के द्वारा वहाँ पे पानी बरसा सकते हैं। सरकार ने पिछले हफ्ते बुराड़ी के ऊपर एक परीक्षण उड़ान भरी थी। परीक्षण के दौरान कृत्रिम वर्षा कराने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले सिल्वर आयोडाइड और सोडियम क्लोराइड यौगिकों की थोड़ी मात्रा विमान से छोड़ी गई। हालांकि क्लाउड सीडिंग के लिए आमतौर पर आवश्यक 50% की तुलना में 20% से भी कम वायुमंडलीय नमी के कारण वर्षा नहीं हो सकी। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में वक्त एक है ब्रेक का। ब्रेक के बाद अगली रिपोर्ट का रुख करेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो स्पेशल रिपोर्ट में बात अगली रिपोर्ट की करेंगे। मानसून के चले जाने के बाद भी बारिश हो सकती है, क्योंकि यह लौटते मानसून के कारण होती है, जो उत्तर पूर्व से आता है और अक्टूबर के मध्य से नवंबर तक बारिश करता है। यह मानसून की वापसी का चरण है, जो दक्षिण पश्चिम मानसून के कमजोर होने के बाद आता है। इस खास रिपोर्ट में देखिए। मानसून विदा फिर भी बारिश। 24 मई को देश में दस्तक देने वाले मानसून ने 15 अक्टूबर को विदाई ले ली।
हालांकि इसके बाद भी देश के अलग अलग हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी है। इस बार मानसून सामान्य से एक दिन बाद विदा हुआ, लेकिन बारिश सामान्य से 8% ज्यादा हुई। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार 2009 के बाद से इस साल मानसून का भारत में सबसे जल्दी आगमन हुआ था। ये 2009 में 23 मई को भारत पहुंचा था। मानसून विदाई के बाद बारिश के कारण पश्चिमी विक्षोभ ये भूमध्य सागर क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले बाह्य उष्णकटिबंधीय तूफान है, जो कैस्पियन सागर और ईरान के ऊपर से नमी लेकर भारतीय महाद्वीप में आते हैं। अक्टूबर के महीने में भी सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ स्थानीय चक्रवाती परिसंचरण के साथ मिलकर बारिश का कारण बनते हैं। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में मानसून के बाद के मौसम में निम्न दबाव के क्षेत्र, गहरे निम्न दबाव या चक्रवाती परिसंचरण अक्सर बनते हैं। ये प्रणालियां उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में नमी खींचकर भारी वर्षा करा सकती हैं। इस अवधि में ही अक्सर भीषण चक्रवात भी बनते हैं, जो तटीय क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं। आपको बता दें कि मानसून की 8 जुलाई की सामान्य तिथि से 9 दिन पहले पूरे देश को कवर कर लिया था। मानसून पूरे भारत में 2020 के बाद सबसे जल्दी पहुंचा था। दरअसल मानसून ने 2020 में 26 जून तक पूरे देश को कवर कर लिया था। मानसून आमतौर पर जून तक केरल में प्रवेश करता है और 8 जुलाई तक पूरे देश को कवर कर लेता है। ये 17 सितंबर के आसपास उत्तर पश्चिम भारत से वापस जाना शुरू करता है और 15 अक्टूबर तक पूरी तरह से चला जाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि जलवायु परिवर्तन के कारण मानसून की विदाई के पैटर्न में बदलाव आ रहा है। मानसून की विदाई में देरी हो रही है। अक्टूबर दिसंबर में अरब सागर में निम्न दबाव प्रणालियों के बनने और उनकी तीव्रता में वृद्धि देखी जा रही है, जिससे इस मौसम में भी अचानक तेज वर्षा की घटनाएं बढ़ रही हैं। आईएमडी ने अतिरिक्त बारिश का श्रेय सक्रिय मानसून को दिया है, जिससे लगातार पश्चिमी विक्षोभ का समर्थन मिला और हर क्षेत्र में बारिश में वृद्धि हुई। मानसून कृषि के लिए महत्वपूर्ण है, जिस पर लगभग 42% आबादी निर्भर है और सकल घरेलू उत्पाद में 18.2% का योगदान देती है। ये पेयजल और बिजली उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण जलाशयों को भी भरता है। क्या रही ज्यादा बारिश की वजह? मध्य भारत में 1125.3 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई, जो सामान्य बारिश से 15.1% अधिक है, जबकि दक्षिणी प्रायद्वीप में 9.9% अधिक बारिश दर्ज की गई। भारत में जून में सामान्य से 8.9% अधिक वर्षा हुई। जुलाई में 4.8%, अगस्त में 5.2%, सितंबर में 15.3% अधिक वर्षा हुई। पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में इस साल 1089.9 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जो सामान्य बारिश 1367.3 मिलीमीटर से 20% कम है। बता दें कि इस मानसून में पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में बारिश 1901 के बाद से दूसरी बार कम हो रही है। इस क्षेत्र में मानसून के दौरान सबसे कम बारिश 2013 में दर्ज की गई थी। अध्ययनों से पता चलता है कि पिछले 2 दशकों में इस क्षेत्र में वर्षा कम हुई है। पश्चिमोत्तर भारत में 747.9 मिलीमीटर बारिश हुई, जो सामान्य बारिश से 27.3% अधिक है। वहीं पंजाब में दशकों की सबसे भीषण बाढ़ आई है। साथ ही हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर में बादल फटने, अचानक बाढ़ और भूस्खलन की खबरें आईं, जिससे बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा और लोग विस्थापित हुए। ठंड के मौसम की संभावित समय सीमा: प्री विंटर अक्टूबर की शुरुआत, नवंबर अंत, दिसंबर मध्य। तापमान में धीरे धीरे गिरावट और गर्म कपड़े दिनचर्या में शामिल होने लगते हैं। पीक विंटर दिसंबर अंत, जनवरी अंत। ये सर्दियों का सबसे ठंडा और तीखा दौरा हो सकता है। ला नीना के कारण सर्दी का मौसम सामान्य से अधिक लंबा रह सकता है। बसंत का आगमन देर से हो सकता है। सामान्य से ज्यादा ठंड के आसार। आपको बता दें कि साल अक्टूबर के पहले सप्ताह में ही पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी शुरू हो गई थी। इससे दिल्ली समेत उत्तर भारतीय राज्यों में ठंड का आवागमन हो चुका। इस साल ठंड सामान्य से ज्यादा दिनों तक रहने के आसार हैं। इस दौरान न्यूनतम तापमान भी सामान्य से नीचे जा सकता है। दिल्ली समेत उत्तर भारतीय राज्यों में इस बार की सर्दियां एक दशक से सबसे ठंडी रह सकती हैं। हालांकि इसमें प्रशांत महासागर से आने वाली हवाएं अहम रोल अदा करेंगी।
स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो स्पेशल रिपोर्ट में बात अगली रिपोर्ट की कर लेते हैं। दूसरे चरण के एसआईआर को आखिरकार मंजूरी मिल गई है। चुनाव आयोग ने 12 राज्यों में एसआईआर यानी कि मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण को मंजूरी दे दी है। लेकिन इस मंजूरी के साथ ही अब देश भर में एक नया सवाल उठ खड़ा हुआ है, यही कि क्या चुनाव आयोग ने दबी जुबान से मान लिया है कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ियां हैं? अगर नहीं तो फिर दूसरे चरण की जरूरत क्यों पड़ी? इस खास रिपोर्ट में देखें। क्या क्या करेंगे बीएलओ? आपको बता दें कि बीएलए नए मतदाताओं को शामिल करने के लिए फॉर्म 6 और घोषणा पत्र इकट्ठा करेंगे और उनके मिलान लिंकिंग में मदद करेंगे। यही नहीं, वो मतदाता को नामांकन फॉर्म भरने में मदद करेंगे। बताया जा रहा है कि बीएलओ हर मतदाता के घर पर नहीं, कम से कम 3 बार जाएंगे। मतदाता ऑनलाइन भी ईएफ फॉर्म भर सकते हैं, खासकर शहरी मतदाता या अस्थायी रूप से स्थानांतरित लोग। इस दौरान बीएलओ ऐसे मतदाताओं की पहचान करेंगे जो मृत, स्थायी रूप से स्थानांतरित है या एक से अधिक जगह पंजीकृत है। वहीं घटना के दौरान ईएफ फॉर्म के साथ किसी अन्य दस्तावेज को इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं होगी। एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन क्या है? ये चुनाव आयोग की प्रक्रिया है जिसमें वोटर लिस्ट अपडेट की जाती है। इस प्रक्रिया में 18 से अधिक उम्र के नए मतदाताओं को जोड़ा जाता है। ऐसे वोटर के नाम जो मर चुके हैं या कहीं शिफ्ट हो चुके हैं हटाए जाते हैं। वोटर लिस्ट में नाम और पते में हुई गलतियों को भी सुधारा जाता है। बीएलओ घर घर जाकर मतदाताओं से खुद फॉर्म भरवाते हैं। योग्य वोटर ना छूटे और अयोग्य वोटर मतदाता सूची में ना रहे, ये मकसद है। विरोध और समर्थन के सियासी सुर। बता दें कि मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण के दूसरे चरण के तहत देश के 12 राज्यों में एसआईआर किया जाएगा। हालांकि चुनाव आयोग के ऐलान के बाद इस पर राजनीतिक विवाद भी शुरू हो गया। कई राजनीतिक पार्टियों ने चुनाव आयोग की घोषणा पर सवाल खड़े किए और तमिलनाडु की सत्ताधारी डीएमके ने तो चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर ही सवाल उठा दिए। डीएमके ने कहा कि असम में एसआईआर क्यों नहीं किया जा रहा है? एसआईआर की प्रक्रिया कब से नागरिकता जांचने की प्रक्रिया बन गई? बिहार में चुनाव आयोग को कितने फर्जी अवैध मतदाता मिले? कई ऐसे सवाल है जिनका जवाब चुनाव आयोग को देना है। बता दें कि पश्चिम बंगाल में भी एसआईआर की प्रक्रिया होगी। टीएमसी ने इसे लेकर कहा कि हम भी पारदर्शी मतदाता सूची के पक्ष में। पूरी प्रक्रिया लोकतांत्रिक तरीके से होगी, लेकिन अगर वैध मतदाता को परेशान किया गया तो हम इसका विरोध करेंगे। राज्य सरकार राज्य धर्म निभाएगी। हम उम्मीद करते हैं कि चुनाव आयोग राजनीतिक दबाव में ऐसा कुछ नहीं करेगा कि हमें उसका विरोध करना पड़े। ईसीआई ने, चुनाव आयोग ने 12 राज्यों में एसआईआर की घोषणा की है। अभी तक बिहार की एसआईआर के कारण और जो सवाल उसमें हम सब ने खड़े किए उसका उत्तर नहीं मिला, जवाब नहीं मिला। अनेकों बार सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा बिहार के एसआईआर को दुरुस्त करने के लिए। नहीं तो चुनाव आयोग की नीयत और मंशा और भारतीय जनता पार्टी जिसने चुनाव आयोग को कठपुतली बनाया हुआ, उनकी नीयत और मंशा बिहार के एसआईआर से बड़ी स्पष्ट हो गई है। 2003 में भी एसआईआर हुआ था, उसमें चुनाव आयोग, खैर जब भी रोल रिवीजन होता है या एसआईआर होता है, चुनाव आयोग के कर्मचारी हर दरवाजे पर जाते हैं, डोर टू डोर करते हैं और नए वोटर्स को ऐड करते हैं। जो वोटर्स को डिलीट करना है उनको डिलीट करते हैं। बिहार में एक भी नया वोटर नहीं ऐड हुआ, जबकि 65 लाख वोटर डिलीट हुए। तो कई सवाल हैं। अब 12 राज्यों में ये फिर से करने जा रहे हैं। आप देखिए, जो राहुल गांधी जी ने अलंध का खुलासा किया था, अब एसआईटी जब नए नए खुलासे कर रही है, उसमें ऐसा आया है कि सेंट्रलाइज्ड ऑपरेशन था लोगों को काटने का, नाम काटने का, और कई सीट्स पर कर्नाटका की ऑपरेशन किया जा रहा था। उसके पीछे कौन था वो बड़ा स्पष्ट है। एसआईटी की जांच हो जाए, मालूम पड़ेगा। इस सब के बीच एसआईआर कराना एक ऐसे चुनाव आयोग द्वारा जिसकी मंशा, जिसकी नीयत, जिसकी क्रेडिबिलिटी पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। जाहिर सी बात है, लोग संतुष्ट नहीं है, विपक्ष संतुष्ट नहीं है, वोटर संतुष्ट नहीं है। एसआईआर का क्या है शेड्यूल? एसआईआर के दूसरे फेज की प्रक्रिया 28 अक्टूबर से शुरू। बीएलओ पर घर घर जाकर मतदाताओं की जानकारी जुटाने की जिम्मेदारी। 28 अक्टूबर से 3 नवंबर 2025 तक प्रिंटिंग और प्रशिक्षण। 4 नवंबर से 4 दिसंबर 2025 तक घर घर गणना का काम। 9 दिसंबर 2025 को ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी की जाएगी। 9 दिसंबर से 8 जनवरी 2026 तक दावे और आपत्तियां दर्ज होंगी। 9 दिसंबर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक सुनवाई सत्यापन होगा। 7 फरवरी 2026 को अंतिम मतदाता सूची जारी होगी।
आपको बता दें कि एसआईआर में आपको कागज नहीं दिखाना होगा। आयोग ने बिहार से सीख लेते हुए फॉर्म के समय देने वाले कागज की प्रक्रिया को बदल दिया है। आयोग ने कहा है कि अब फॉर्म भरने के बाद 1 महीने के समय में अगर मतदाता का नाम पुराने और नए मतदाता सूची में नहीं मिलता है तो ही उससे 12 दस्तावेजों की सूची में से कोई एक दस्तावेज देना होगा। चुनाव आयोग के मुताबिक करीब 60 से 70% लोगों का नाम पुरानी और नई मतदाता सूची के मैपिंग के समय पहचान कर ली गई है। मतदाता खुद भी अपना नाम चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जाकर नाम चेक कर सकता है। अब कागज सिर्फ उन्हीं लोगों को देना होगा जिनका नाम और उनके माता पिता का नाम नए और पुराने मतदाता सूची में नहीं है। ऐसे लोगों को कागज देकर अपना नाम शामिल करवाना होगा। सबने मिलकर मतदाता सूची को शुद्ध बनाने का कार्य किया और नतीजा आपके सामने है। 0 अपील्स, अर्थात बिहार की मतदाता सूची अधिकतम शुद्ध मानी जाएगी। अब फेज 2 12 राज्यों में या संघ शासित प्रदेशों में आरंभ होने वाला है। शेड्यूल प्रिंटिंग और ट्रेनिंग का कार्य कल से शुरू होगा और 3 नवंबर तक चलेगा। हाउस टू हाउस इन्यूमरेशन 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक। पब्लिकेशन ऑफ ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल्स 9 दिसंबर 2025। क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस का पीरियड 9 दिसंबर 2025 से लेकर 8 जनवरी 2026। जिन लोगों को नोटिस जाएंगे उनकी हियरिंग और वेरिफिकेशन का समय 9 दिसंबर से 31 जनवरी तक होगा और फाइनल इलेक्टोरल रोल्स 7 फरवरी 2026 को प्रकाशित किए जाएंगे। गया जैसा कि आप सब लोगों को विदित होगा, भारतीय नागरिकता कानून में आसाम के लिए नागरिकता के लिए अलग प्राविधान है। और दूसरा विषय ये है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में वहां पर नागरिकता की जांच का कार्यक्रम लगभग पूर्ण होने वाला है। ऐसी स्थिति में जो ये 24 जून का एसआईआर का ऑर्डर था वो पूरे देश के लिए था, वो आसाम पर लागू नहीं होता और इसलिए आसाम के लिए अलग से रिवीजन के आदेश जारी किए जाएंगे। जहां तक किन दस्तावेजों की पड़ेगी जरूरत? केंद्र या राज्य सरकार द्वारा जारी पेंशन पेमेंट ऑर्डर, सरकारी या स्थानीय निकाय, बैंक, पोस्ट ऑफिस, एलआईसी सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, एजुकेशन सर्टिफिकेट, परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट, फॉरेस्ट राइट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र, एनआरसी, राज्य या लोकल बॉडी द्वारा तैयार फैमिली रजिस्टर, जमीन या हाउस अलॉटमेंट सर्टिफिकेट। बताया गया है कि असम में मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण की घोषणा अलग से ही की जाएगी। असम में भी अगले साल विधानसभा चुनाव संभावित है। असम में नागरिकता अधिनियम का एक अलग प्रावधान लागू होता है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि नागरिकता अधिनियम के तहत असम में नागरिकता के लिए अलग प्रावधान है। उच्चतम न्यायालय की निगरानी में नागरिकता की जांच का कार्य लगभग पूरा होने वाला है। 24 जून का एसआईआर आदेश पूरे देश के लिए था। ऐसी परिस्थितियों में असम पर लागू नहीं होता। असम के लिए अलग से पुनर्निरीक्षण आदेश जारी किए जाएंगे और एसआईआर की एक अलग तिथि घोषित की जाएगी। एसआईआर वाले राज्यों में विधानसभा चुनाव कब? 12 राज्यों में एसआईआर का ऐलान। पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी में 2026 में चुनाव। गोवा, गुजरात, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2027 में होंगे। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में विधानसभा चुनाव 2028। अंडमान निकोबार व लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश है। क्या है कट ऑफ डेट? आपको बता दें कि आयोग एसआईआर कराने की रूपरेखा को अंतिम रूप देने के लिए राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के साथ 2 बैठकें कर चुका है। कई सीईओ ने अपनी पिछली एसआईआर के बाद भी की मतदाता सूची अपनी वेबसाइटों पर डाल दी है। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट 2008 की मतदाता सूची उपलब्ध है। जब राष्ट्रीय राजधानी में अंतिम गहन पुनरीक्षण हुआ था, वहीं उत्तराखंड में अंतिम एसआईआर 2006 में हुआ था और उस वर्ष की मतदाता सूची अब राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर उपलब्ध है। राज्यों में अंतिम एसआईआर उसी तरह से एक कट ऑफ तिथि के रूप में काम करेगी जैसे कि बिहार की वर्ष 2003 की मतदाता सूची का आयोग चुनाव उपयोग में गहन पुनरीक्षण के लिए किया गया था। बता दें कि अधिकांश राज्यों में मतदाता सूची का अंतिम एसआईआर 2002 और 2004 के बीच था और उन्होंने अपने अपने राज्यों में हुए अंतिम एसआईआर के अनुमान वर्तमान मतदाताओं का मानचित्रण लगभग पूरा कर लिया है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया।
तो स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।